Hello students, I'm Savita Singh. Welcome back to our YouTube channel, Krishav Learning. So, how are you students? I think you all are fine. And today we are going to study about the cell. So, what is the cell? सेल को समझने से पहले हम स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लेते हैं. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट? Smallest and identical unit of all the living and non-living constituent means सारी ही लिविंग नॉन लिविंग वर्ल्ड का जो सबसे छोटा और आइडेंटिकल एक जैसा यूनिट है वो है आपका एटम. आप समझ सकते हो एटम इतना छोटा है जिसमें क्या है, जिससे मिलकर के बहुत सारे सेल्स भी बन सकते हैं. अब आपको लगेगा कि यहाँ पे मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्यों नहीं बोला, क्योंकि एटम से तो वो छोटे हैं. बट बेटा हमेशा रिमाइंड रखना है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो आइडेंटिकल नहीं है. एटम हमारा जो है सारी लिविंग कॉन्स्टेंट और नॉन लिविंग कॉन्स्टेंट का आइडेंटिकल यूनिट है. ध्यान रखना है आपको. चलो इसे इस तरह से बहुत अच्छे से समझते हैं. बहुत सारे एटम्स कंप्राइज करेंगे, बनाएंगे एक सेल को. ऐसे ही बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाएंगी, एक टिश्यू को बना पाएंगी. और बहुत सारे टिश्यूज हमारे ऑर्गन्स को, देन हमारे ऑर्गन सिस्टम, और उससे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, हायर एनिमल्स बन जाएंगे. जैसे कि प्लांट्स भी हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स. सेल की डेफिनेशन बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको 2 टर्म्स ध्यान रखनी है. पहला स्ट्रक्चर, दूसरा फंक्शन. तो हमारी जो सेल की डेफिनेशन बनेगी, तो डेफिनेशन होगी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म. 2 टर्म्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली हैं. वो कौन? फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड इज फंक्शनल. मीन्स वो कुछ स्ट्रक्चर, शेप, साइज रखती है सेल, और दूसरी चीज वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिसको हम आगे डिवीजन ऑफ लेबर इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ पाएंगे. जैसे कि बिल्डिंग के केस में एक आइडेंटिकल यूनिट ब्रिक जो कि ईंट है, जैसे कि एक ईंट से एक आइडेंटिकल ईंट मीन्स ऐसी बहुत सारी ईंटें मिलाकर के हमारी क्या पूरी बिल्डिंग बन जाएगी. तो उस केस में ईंट क्या हुई, ब्रिक क्या हुई हमारे लिए, वो आइडेंटिकल यूनिट हुई. ऐसे ही जो हमारी बॉडी है, ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, मीन सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हुए हैं, तो उनके लिए आइडेंटिकल और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, दैट इज द सेल. ऐसे ही दूसरी तरफ आप देखिए ट्री है. ट्री के लिए अगर हम एक लीफ लेते हैं, एक छोटा सा भी टुकड़ा एक लीफ का लेते हैं, किसी भी पोर्शन का लेते हैं प्लांट का, तो वहां पे बहुत सारी सेल्स निकलती हैं. इसका मतलब हमारा जो पेड़ है वो भी, उसकी भी छोटी आइडेंटिकल यूनिट क्या होगी, दैट इज द सेल. ऐसे ही अगर और एग्जांपल्स लें हम किसी एनिमल्स के, तो अब भी वहां पे हमारी जो आइडेंटिकल यूनिट, छोटी यूनिट जिससे मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बना होगा, वो हमारी क्या होगी, दैट इज द सेल. आप बहुत अच्छे से इन दोनों एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे कि सेल होती क्या है. एटलीस्ट आपको आप डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है. ओके. पहली बार सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने, जो कि उनका खुद का डिजाइंड माइक्रोस्कोप था इन 1665. रॉबर्ट हुक ने जब सेल को पहली बार देखा तो उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हुए जो कि हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दे रहे थे. हनी कॉम्ब मीन्स मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें जैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और जो उन्हें छोटे कंपार्टमेंट सेल्स के अलग अलग दिखाई दिए, उन्हें उन्होंने नाम दे दिया सेलुला, जिसका मतलब है दैट मीन्स लिटिल रूम. रॉबर्ट हुक ने जो सी स्टडी की थी वो एक बार्क पे की थी, जो कि कहाँ से ऑब्टेन की थी, ओक ट्री की बार्क से, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्क भी कहते हैं, जो कि एक डेड सेल्स थी. तो 9 साल के बाद फिर से सेल को स्टडी किया. वो किया एंटोन वॉन लीवेनहुक ने, और उनका माइक्रोस्कोप की पावर रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से ज्यादा बेहतर थी, तो वो ज्यादा से अच्छे सेल को ऑब्जर्व कर.
तब इस वर्ल्ड में पहली बार एक फ्री लिविंग सेल को देखा गया, जो कि क्या था, जो कि एग्जाम्पल हमारा बैक्टीरिया था। सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया को देखा, फिर प्रोटोजोआ, फिर आरबीसीज, फिर ह्यूमन स्पर्म। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि पहली बार सेल को डिस्कवर किसने किया था, वो आपको खुद भरना है, आपको आराम से पता चल गया होगा। पहली जो डैड सेल है वो किसने डिस्कवर की है पहली बार, और फर्स्ट लिविंग सेल जो है वो किसने डिस्कवर की है। तो और इसे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसके आंसर्स राइट करके देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। सबसे पहले ये समझ लो कि सेल थ्योरी है क्या, इसमें आएगा क्या कंटेंट। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कॉमन व्यूज निकाले सेल्स के लिए, जो कि सारी सेल्स फॉलो करती हो, वो इसमें कुछ पॉइंट्स पुट कर दिए, तभी हमारी एक सेल थ्योरी बन गई। मोस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे 2 साइंटिस्ट का, और उन्हीं के थ्रू ये सेल थ्योरी प्रपोज की गई है। उनका नाम है एमजे स्लाइडन, दूसरा हमारा टी स्वान। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दैट मीन्स, इसका मतलब है सारी ही लिविंग थिंग्स हमारी किससे बनी हुई है, वो सेल। सेकेंड इज सेल ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मीन्स सारे ही सेल्स जो हैं वो सेम एक जैसे केमिकल कंपोजिशन से बने होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, ये जो होता है सब कुछ क्या होता है, वो सेम ही होता है सारी सेल्स में। एंड सेकेंड वन इज मेटाबॉलिक प्रोसेस। सिमिलर ही मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, मीन्स ब्रेक डाउन सब्सटेंस का हो रहा हो, चाहे क्या हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो, एनर्जी बन रही हो, चाहे वो टूट रही हो। थर्ड पॉइंट है सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ पे पहले सेल होनी चाहिए, इसका मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से अगर प्रेजेंट है, कुछ सेल्स पहले से लिविंग प्रेजेंट हैं, तब तो नई लिविंग सेल्स आएंगी डिवीजन के थ्रू। अगर नॉन लिविंग मैटर है, वहां पे कोई सेल्स का प्रेजेंस नहीं है, तो हमारी सेल्स भी, लाइफ भी अरोज नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल थ्योरी में, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप पहले ही सेल की डेफिनेशन में अंडरस्टैंड कर चुके हो, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, वो सेल्स का ऐसे डिफाइन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, मीन्स नंबर के आधार पे ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर। उन्हें क्या कहते हैं कि वो यूनिसेलुलर हैं। और मोर देन द 2 सेल्स से ज्यादा बने हुए होंगे, वो हमारे कहलाएंगे, दैट इज कॉल्ड द मल्टीसेलुलर। आप इसे कंपैरेटिव व्यू में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और वो पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे, इसलिए मैं इसको आपको कंपैरेटिव व्यू में ही बता रही हूं। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल से बने हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है। और जो मल्टी सेलुलर हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सेल से बने हुए। सेकेंड इज हेयर सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज। यहाँ पर जो है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ है, इसलिए सिंगल सेल ही सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सारी। ऐसे ही यहाँ दूसरी तरफ हमारे जो सिंगल सेल परफॉर्म करेगी कुछ ही एक्टिविटीज, जैसे कि हमारे फैट टिश्यूज हैं वो फैट को स्टोर करने का काम करेंगे, और जो हमारे हार्ट की सेल्स हैं वो वैसा फंक्शन करेंगी। लेकिन सारे फंक्शन जो यहाँ पे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सारे फंक्शन जो एक सिंगल सेल परफॉर्म कर पा रही थी, वैसे यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे से कर। तो थर्ड इसी पॉइंट्स को ले सकते हैं। यहाँ हमारा जो है नो डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब जो काम है वो अलग अलग सेल्स के थ्रू नहीं परफॉर्म किया जा रहा है। और यहाँ हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, दैट मीन्स
हमारा जो फंक्शन है वो ग्रुप ऑफ सेल्स, एग्रीगेशन, टिश्यूज अलग अलग परफॉर्म कर पा रहे हैं उन्हें। यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, सो नो जर्म सेल्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर जो है सिंगल सेल ही सारा रिप्रोडक्शन का कार्य करेगी, वर्क करेगी। यहाँ पे जर्म सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। जर्म सेल्स कौन सी होती हैं? मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स, जैसे कि स्पर्म और ओवा। दूसरी तरफ हम देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वहां पे क्या होगा? जर्म सेल्स ही टेक पार्ट करेंगी रिप्रोडक्शन में। जर्म सेल्स ही वहां पे बनेंगी, स्पर्म बनेगी और ओवम बनेगा और वो जाके फ्यूज होगा। तो इसलिए जर्म सेल्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम को बांट कर लेना। अब जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया था एक ही सेल, इंडिविजुअल सेल न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही थी। ऐसे ही यहाँ कई सारी एक्टिविटीज का यूनिसेलुलर पर बर्डन है, जबकि मल्टी सेलुलर में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होंगे डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल से। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, रिप्रोडक्शन जो पॉसिबल होगा वो रिप्रोडक्टिव सेल के थ्रू होगा। रिप्रोडक्शन हमारा पॉसिबल किससे होगा? रिप्रोडक्टिव सेल से। और यहाँ दूसरा है हमारा लंग सेल्स हमारी हेल्प करेंगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? जब हमारी लंग सेल्स हमारा वर्क करेंगी वहां पे। ऐसे ही जो हमारे हार्ट में कार्डिक सेल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स होती हैं, वो हमारी किस में हेल्प करेंगी? ब्लड को पंप करने में। ऐसे ही डिफरेंट हम एग्जाम्पल लेके ह्यूमन बॉडी में इसे समझ सकते हैं। जैसे यूनिसेलुलर में वहां न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, अलग अलग एक्टिविटीज एक ही सेल परफॉर्म कर रही थी, ऐसा मल्टी सेलुलर में नहीं है। यहाँ क्या था? यहाँ है ग्रुप ऑफ द सेल्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अब इसमें मैं बताऊंगी आपको कि कैसी कैसी शेप्स होती हैं सेल्स की और क्या साइज होता है। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ द सेल। एग्जाम्पल लेते हैं। अब ओवम जो होगा वो स्फेरिकल, एक बॉल की तरह होगा। So it is spherical in shape. Next is muscle cell, that is spindle in shape. Next one, that is nerve cell. It is elongated in shape. ये कुछ elongated shape की होगी। और हमारी जो स्पर्म सेल है, जर्म सेल जो कि मेल जर्म सेल्स होते हैं, वो हमारी होगी क्यूबॉइडल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साइज ऑफ द सेल। जो सेल जो होती है वो बहुत छोटी होती है, तो उसको हम किस में नापते हैं? या तो माइक्रोन्स में, माइक्रोमीटर्स में, या आप नाप सकते हैं दैट इज एंगस्ट्रॉम। जनरली जो नापते हैं हम सेल्स को वो इन यूनिट्स का यूज करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हीं यूनिट से ही मेजर की जा सकती हैं। कुछ सेल्स हमारा साइज, जो सेल्स का साइज होता है वो इतना बड़ा होता है कि उनके लिए सेंटीमीटर यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया को मेजर करेंगे 0.2 से 5 माइक्रोमीटर तक। बट एक ऑस्ट्रिच का एग जो होगा वो भी एक सिंगल सेल ही है, लेकिन उसकी जो मेजरमेंट होगा वो 18 सेंटीमीटर होगा। Some important points regarding the cells are smallest cell, that is PP yellow. Largest cell, that is ostrich egg. How much largest? That is 18 centimeter. Longest animal cell, that is nerve cell. And largest plant cells, that is cycus. In the next video, I will discuss about the prokaryotic and eukaryotic cells and more. So students, please share, like and comments our video. जब आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और कुछ आपको ज़्यादा अच्छे से कमेंट्स करते हैं तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं आपके लिए।